गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। अब स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। पदार्थों को प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है चालक, सेकंड है कुचालक, थर्ड है अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का आसानी से प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, कॉपर। सेकंड है कुचालक। वे पदार्थ जिनमें धारा का आसानी से प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। अर्धचालक। अर्धचालक इसके नाम से पता चल रहा है, कभी तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कभी चालक की तरह व्यवहार करता है। अर्थात वे पदार्थ जो 0 डिग्री केल्विन तापमान पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं चालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब यहाँ अपन देखें इस चैप्टर में पहला टॉपिक आ रहा है अपना आवेश। आवेश क्या होते हैं? किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश जो होता है वो चालक के अंदर ही प्रवाह होता है, अर्थात चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और किसी भी चालक में जो धारा प्रवाह होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आवेश अपन कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। अब यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो विद्युत और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिसमें स्थिर आवेश होते हैं, और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें स्थिर और गतिशील दोनों आवेशों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना को समझने से पहले अपन एक उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 281 होता है। अर्थात इस सोडियम का अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। जब किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और प्रोटॉन की संख्या 11 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर धन आवेश आता है। दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 और प्रोटॉन की संख्या भी 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 287 होता है। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना थोड़ा आसान होता है, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है अपना अष्टक को पूरा करने के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18, और प्रोटॉन कितने हो रहे हैं? 17। अतः हम कह सकते हैं जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। अतः आवेशों की संकल्पना को अपन समझ सकते हैं, जब कोई धातु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश आता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी धातु के अंदर आवेश की संकल्पना होती है उसको इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही समझ सकते हैं, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं समझ सकते? इसका आंसर ये है कि प्रोटॉन होता है वो एक भारी कण होता है, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन के बीच में प्रबल नाभिकीय बल होता है, इस कारण वहाँ आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी चालक के अंदर आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता से ही उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है, और जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आता है। अब आवेश का मात्रक की बात करें, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है किसी विद्युत धारा क्या होती है? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय।
अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, अर्थात एम्पियर इंटू सेकंड क्या कहेंगे, इसको कूलाम कहेंगे। अर्थात आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अगर अपन ऐसा ही मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध की बात करें तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको ईएमयू कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। 1 कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। 1 फैरेड में 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं जो अपन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के काम में आते हैं। जब अपन कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इनको परिवर्तित करना जरूरी होता है, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक ही मात्रक यूज में लेते हैं, या तो एसआई सिस्टम लेंगे या फिर एमकेएस लेंगे। तो अपन 1 माइक्रो कूलाम को अगर अपन कूलाम में परिवर्तित करें तो इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलाम, 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम, 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलाम, 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻9 कूलाम। अब आवेश के उत्पन्न करने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं, घर्षण द्वारा आवेश, चालन द्वारा आवेश और प्रेरण द्वारा आवेश। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेश। देखिए, घर्षण द्वारा आवेश इसका मतलब ये होता है जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। ये अपन बचपन में भी खेला करते थे। एक कागज का टुकड़ा लेते थे, उसको बालू में रगड़ते थे और उसको धूल के कण के पास लेके जाते थे तो धूल के कण उससे आकर्षित होते थे। ऐसे ही अपन बालों में शैम्पू करते हैं, कंघा लेके जाते हैं तो बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। अपन स्वेटर पहनते हैं, उस स्वेटर को निकालते हैं तो चट चट की साउंड आती है। अगर उसको अपन अंधेरे कमरे में निकालेंगे तो वो चमकते हुए भी दिखाई देते हैं। अर्थात अपने स्वेटर और अपने शरीर के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। अपन 9th-10th क्लास में पढ़ते थे कि अपने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही, कोटा से आ रही है। कोटा में क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। वहाँ टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है। उसके ऊपर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी और टरबाइन के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। उससे क्या उत्पन्न होता है, आवेश। और आवेश प्रवाह की दर क्या आती है, धारा होती है। अर्थात कितना आवेश कितने समय में प्रवाह हो रहा है, उससे क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं जब किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसको समझने के लिए अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 कांच की छड़ ली है, इनको एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रेशम कपड़े से अपन रगड़ेंगे तो कांच का गुणधर्म होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है। अब दोनों ही कांच की छड़ हैं, इनको रेशम कपड़े से अपन रगड़ रहे हैं तो दोनों पर समान आवेश आएगा। दोनों पर कैसा आवेश आ रहा है, धनावेश। अब अपन किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से, तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अब अपन यहाँ देख रहे हैं दोनों कांच की छड़ पर समान आवेश आने से ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। अब अपन ने क्या लिया, 2 प्लास्टिक की छड़ दी। दोनों प्लास्टिक की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है। जब अपन इसमें घर्षण देते हैं तो चालक बनने की कोशिश करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। दोनों किसकी छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है। दोनों किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से। दोनों पर ही समान आवेश आएगा, ऋण आवेश। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब अपन ने क्या किया, एक तो कांच की छड़ दी और दूसरा क्या ली, प्लास्टिक की छड़। दोनों को रेशम कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़ को जब रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। और प्लास्टिक की छड़ को जब रेशम कपड़े से रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। और रेशम के कपड़े पर प्लास्टिक की छड़ को रगड़ेंगे तो कौन सा आएगा, ऋणावेश, धनावेश, सॉरी धनावेश। और कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो ऋणावेश। अपन यहाँ देख रहे हैं कि कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश। प्लास्टिक पर कौन सा आ रहा है, ऋणावेश। दोनों में असमान आवेश हैं। दोनों छड़ एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं। आवेश उत्पन्न करने की सेकंड विधि है चालन द्वारा आवेश। यह विधि सिर्फ चालक के लिए ही उपयोग में की जाती है। इसमें अपन क्या लेते हैं, एक लोहे की छड़ ली और एक कांच की छड़ ली। लोहे की छड़ और कांच छड़ को आपस में स्पर्श कराया और एक सोना लिया, स्वर्ण पत्र बनाया उसको और उसकी लोहे की छड़ पर चिपका दिया और इसको एक घर में रख दिया। घर में क्या होता है, वैक्यूम होता है। अब कांच की छड़ को अपन रेशम कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। अब ये इसको स्पर्श कर रही है लोहे की छड़ को, और लोहे की छड़ क्या होती है, चालक होती है। तो कांच की छड़ का जो आवेश था वो कहाँ आ जाएगा, लोहे की छड़ पर आ जाएगा, और लोहे की छड़ से जो आवेश कहाँ पहुंच जाएगा, स्वर्ण पत्र पहुंच जाएगा। अपन यहाँ देख रहे हैं दोनों स्वर्ण पत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कि दोनों पर क्या आ रहा है, समान आवेश आ रहा है, और समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। अपन दूसरी बात देखें, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, यहाँ घन क्यों काम में लिया है। यहाँ घन इसलिए काम में लिया है कि जो बाह्य वातावरण का जो आवेश है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के अपन ने आवेश उत्पन्न किया है, इसकी मात्रा कम है। अगर इसको अपन खुले वातावरण में करें, इस प्रयोग को करेंगे तो इसमें जो आवेश था वो लोहे की छड़ पर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो वातावरण का आवेश है वो क्या है, ज़्यादा है। इस कारण से इसको अपन किस में किया है, वैक्यूम में किया है, जिससे कि कांच की छड़ का आवेश कहाँ पर आ जाए, स्वर्ण पत्र पर आ जाए और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। तो चालन द्वारा आवेश से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अगर अपन घर के अंदर स्विच ऑन करते हैं फैन को चलाने के लिए, तो जैसे अपन स्विच ऑन किया तो फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। क्यों, क्योंकि जो पहले तो जो आवेश था वो स्विच ने बीच में ही रोक लिया था। जैसे अपन ने स्विच ऑन किया तो वो आवेश स्विच के द्वारा कहाँ पर आ गए, फैन के अंदर आ गए, और फैन घूमना स्टार्ट कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। राइट। अब थर्ड विधि है आवेश उत्पन्न करने की, प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेश में क्या करते हैं, अपन दो चालक लेते हैं, इन पर प्रारंभ में कोई भी आवेश नहीं है, ये दोनों क्या है, अनावेशित है। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों चालकों को स्पर्श कराया। देखो ए और बी स्पर्श कर रहे हैं यहाँ, और इनके पास एक कांच की छड़ लेके आते हैं। कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, और एक कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश, और रेशम कपड़े पर कौन सा आएगा, ऋण आवेश। देख लेना, यहाँ कांच की छड़ को अपन को स्पर्श नहीं कराना है। और अपन ने घर्षण द्वारा आवेश में पढ़ा था कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। जैसे ही कांच की छड़ इसके पास आ रही है, अगर ये समान आवेश होता इसके अंदर तो ये क्या करती है, प्रतिकर्षित करती, इसके पास नहीं आती। तो यहाँ जैसे कांच की छड़ को अपन इसके पास लेके आ रहे हैं तो चालक ए में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। अब देखिए ये इसको आकर्षित कर रही है चालक बी को, तो इस पर ऋण आवेश है तो इस पर कौन सा उत्पन्न होगा, धन आवेश। अब अपन ने क्या किया, इस कांच की छड़ को बैठा लिया और इन दोनों चालकों को अलग अलग कर दिया, ए और बी को। अपन देख रहे हैं ये ऋण आवेश इधर आ जाएगा और धन आवेश इधर आ जाएगा। क्यों, कि ये दोनों असमान आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन अपन इसको क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो ये आवेश इनके दूर करने का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फिर अपन ने कुछ और दूरी इनके बीच की बढ़ाई, इनको दूर लेके गए, तो अपन यहाँ देख रहे हैं इन एक ऐसी दूरी आएगी जहाँ पर ये धनावेश और ऋणावेश अपना प्रभाव दिखाना नगण्य कर देंगे, और इनका आवेश समान रूप से चालक ए में फैल जाएगा और ये धनावेश समान रूप से चालक बी में फैल जाएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेश वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं तो उस अनावेशित वस्तु के पास उससे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा जो अपन लेके आ रहे हैं। अर्थात अगर अपन धनावेश लेके आएंगे तो इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश, और इसके पास अगर ऋणावेश लेके आते हैं तो इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश। तो आवेश उत्पन्न करने की अपन ने तीन विधियां पढ़ी। फर्स्ट विधि पढ़ी घर्षण द्वारा आवेश।
घर्षण द्वारा आवेश क्या था? जब किन्हीं वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। इससे अपन ने ये निष्कर्ष निकाला कि घर्षण द्वारा आवेश से कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी विधि पढ़ी अपन चालन द्वारा आवेश। चालन द्वारा आवेश से यह स्पष्ट होता है कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चालक के द्वारा स्थानांतरण किया जा सकता है। और थर्ड पढ़ा अपन प्रेरण द्वारा आवेश। ये क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेश? जब एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के पास लेके आते हैं तो उस अनावेशित वस्तु के अंदर आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये क्या है? प्रेरण द्वारा आवेश, राइट।